विधानसभा से हैं विधायक। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन में विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर से। जबलपुर में 27 मार्च को एक महिला की खुदकुशी के मामले में यह कहा जा रहा है कि उसके पति ने पनागर में आयोजित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा में जाने से मना किया, जिसके बाद गुस्से में आकर महिला ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला पल्लवी चौधरी की शादी चंदपुर इलाके में सुनील चौधरी से 14 साल पहले हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। सुनील की माने तो पल्लवी अक्सर बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन सुनती थी और पनागर में आयोजित हुई भागवत कथा में जाना चाहती थी, लेकिन वो उस दिन बीमार मां का इलाज कराने के लिए अस्पताल गया तो देरी से आने से नाराज पल्लवी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस की माने तो तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो मायके पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष के सदस्यों पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है। अरे बागेश्वर धाम सर, मैं एक तो बोल रहा हूँ, बागेश्वर धाम जाने की वही इच्छा थी उनकी। बाबा जी को बहुत मानती थी, बाबा जी की हर बात फॉलो करती थी, बाबा जी की हर एक बात फॉलो करती। तो आपको क्या लगता है वहाँ ना ले जा पाना ही तो और क्या होगा सर, बताइए, क्या बता दूँ मैं आपको। अच्छा, आपके लंबे वैवाहिक जीवन में कभी कोई झगड़ा विवाद हो जाता है, क्या होगा? अरे झगड़ा क्या होगा बताइए ना, क्या झगड़ा होगा? वो तो फोन कर देती तो मैं भगाता रहा, मैं बोली कि बहुत जरूरी काम पे हूँ। मेरे 14 साल शादी हो गया, मेरे बच्चे हैं, 12 साल का एक है, 7 साल की। और पवन हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हैं। पवन, खुदकुशी का कारण स्पष्ट अभी जो पति की तरफ से बताया जा रहा है, अगर यही मान लिया जाए तो ये भी एक अलग सा ही विषय है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। परिवार वालों ने, लड़की के परिवार वालों ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल, क्या डिटेल्स हैं, क्या कह रही है पुलिस? जो है कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और इस मामले में यह भी एक तथ्य निकल कर आ रहा है कि हो सकता है कि ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर पल्लवी ने खुदकुशी की हो और जो उसकी इच्छा थी अपने बागेश्वर धाम जाने की, उसकी आड़ लेकर ससुराल पक्ष बचना चाह रहा हो। इसी वजह से जो है पुलिस ने अभी इस बारे में ये स्पष्ट नहीं कहा है कि असली कारण क्या है और इस मामले में जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जो महिला है, मृतक महिला, उसके मायके पक्ष ने एक शिकायती पत्र दिया है थाने में, जिसमें मांग की गई है कि ससुराल पक्ष द्वारा परेशान रहती थी, प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, तो इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच की जाए। अब इस घटना में एक और जो तीसरा पहलू है कि बागेश्वर धाम की अनन्य भक्त थी और उनसे नहीं मिल पाई, इसलिए उसने सुसाइड किया है। तो ये भी एक बात सामने आती है कि साधु संत हमेशा अपने शिष्यों को, श्रद्धालुओं को, पूरे दुनिया को, देश को संदेश देते हैं कि सहन शक्ति होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए, ना कि साधु संतों से मिलने पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है और आज के इस माहौल में इस बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि भगवान पर अगर भरोसा है तो साधु संतों से मुलाकात हो या ना हो, उनको दर्शन हो पाए या ना हो पाए, भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ना कि इस तरह के गलत कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, तो ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। और चूंकि ये जो पूरा प्रकरण है, इसे देखकर बहुत मुश्किल है कह पाना कि अगर महिला ने इसी कारण से खुदकुशी की है तो बाबा की फॉलोअर होने का क्या लाभ, बाबा के प्रवचन सुनने का क्या लाभ। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए पवन। बढ़ते हैं आगे और दुर्ग से एक बड़ी खबर। तालाब में नवजात के शव मिलने के मामले में दरअसल ये बताया जा रहा है कि पानी में मासूम को फेंके जाने से पहले वो जिंदा था, सांस ले रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। पुलिस को परिवार वालों पर शक है, टोने टोटके की भी आशंका जताई जा रही है। कल एक दुधमुहे बच्चे का शव नगपुरा तालाब में मिला था और देर रात अचानक ये बच्चा लापता हो गया। पुलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां दुर्ग में एक तालाब से बच्चे का शव तैरता हुआ पाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उससे
ये दावा किया जा रहा है कि बच्चे को जब तालाब में फेंका गया तो वो जिंदा था। जिंदा बच्चे को डुबोकर मारे जाने का ये मामला प्रतीत हो रहा है। और ये खबर अंबिकापुर से, जहां पर बड़ी खबर आपको बता दें, 360 पीडीएस दुकान संचालकों पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए। जांच के दौरान पीडीएस दुकानों में रखे राशन में गड़बड़ी पाई गई। भरपाई नहीं करने वाले पीडीएस संचालकों पर कार्रवाई होगी। 2022 के सितंबर महीने में दुकानों की जांच हुई थी और इस जांच में जो बातें सामने आई उन तथ्यों के आधार पर ये कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल 360 पीडीएस दुकान संचालकों पर एफआईआर के आदेश दिए गए। कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं और जांच के दौरान पीडीएस दुकानों में रखे राशन में गड़बड़ी पाई गई थी। इन राशन के स्टॉक्स में अनियमितता थी, कुछ में खराबी थी, क्या कुछ ये विषय था, इसकी जांच अब की जाएगी। एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद इस पूरे मामले पर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस गड़बड़ी को लेकर भरपाई नहीं करने वाले पीडीएस संचालकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। 2022 के सितंबर महीने में दुकानों की जांच की गई थी। श्रवण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। श्रवण, पीडीएस दुकानदारों पर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या निर्देश यहां पर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से? कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए गए थे कि जितने भी पीडीएस दुकान है वहां पर खाद्यान्न की जो चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं उनके राशन की अफरा तफरी की शिकायत कलेक्टर को मिली थी। और इसके बाद जो कलेक्टर है सरगुजा कुंदन कुमार, उन्होंने गंभीरता से इसको लेते हुए उन्होंने जितने 570 जो पीडीएस दुकान है उन पर जांच की गई थी। ये जांच सितंबर 2022 में की गई थी, लेकिन जब ये जांच हुआ तो एक भारी मात्रा में जो पीडीएस के राशन है उसकी धांधली यहाँ पे देखने को मिली। चाहे वो शक्कर हो, चना हो, नमक हो या फिर एपीएल और बीपीएल के राशन हो, यहाँ 40,000 से भी अधिक क्विंटल का यहाँ पे अफरा तफरी का मामला सामने आया है। जिसके बाद गंभीरता को लेते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने तमाम जो पीडीएस दुकान संचालक हैं उनको नोटिस कर उनकी भरपाई करने की निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक कई ऐसे पीडीएस दुकान हैं, संचालक हैं जो अभी तक कोई भरपाई नहीं किया है, जिस पर गंभीरता से लेते हुए 360 जो पीडीएस दुकान संचालक हैं उनको नोटिस जारी कर एफआईआर करने के निर्देश खाद्य अधिकारी और जो निरीक्षक इंस्पेक्टर होते हैं उनको दिया गया है। और अगर ये 5 दिवस के अंदर अगर नहीं कर पाते हैं भरपाई तो उन पर एफआईआर दर्ज करने की निर्देश दिए गए हैं। तो एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने निकल कर आया है सरगुजा जिले में और लगभग 570 जो पीडीएस दुकान है उन पर ये गड़बड़ी देखने को देखी गई थी। और बाकी जो बच्चे 360 जो पीडीएस संचालक हैं उन पर एफआईआर के निर्देश भी कुंदन कुमार ने दिए हैं। तो ये गरीबों के जो राशन है उन पर डाका डालने का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। निश्चित रूप से, और इस पर अब कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान पीडीएस दुकानों में रखे गए राशन की गड़बड़ी थी। लेकिन श्रवण, अभी तक जो बातें सामने आई इसमें गड़बड़ी किस तरह की थी? क्या स्टॉक कम ज्यादा था या फिर उसकी क्वालिटी में कुछ खराबी थी? क्या बताया जा रहा है इसके बारे में प्रशासन की तरफ से? है कि राशन गायब है, चाहे नमक हो, चाहे शक्कर हो, चाहे चावल हो, वो वहाँ से गायब है पीडीएस दुकानों में और भारी मात्रा में गायब है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं तो पीडीएस जो संचालक है वो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही सामने आए हैं। या एक आलोक दुबे पार्षद है, उन्होंने सीधे तौर पर उन पर आरोप लगाया था कि ये मोटे भाव में ये राशन, गरीबों का राशन को बाजार भाव में बेच दिया गया है। इसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रवण। और देश के दिल में अब वंदे भारत ट्रेन दौड़ने लगी है। वंदे भारत एक्सप्रेस में अपने आप में कई सारी खूबियां हैं जो इसे अन्य ट्रेनों से बहुत अलग बनाती है और यात्रियों के आराम को लेकर, सुरक्षा को लेकर इसमें लगभग सभी इंतजाम किए गए हैं। आइए ले चलते हैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस के इस खास सफर पर। न सिर्फ यात्रियों के लिए बल्कि रेलवे के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए भी बेहद खास है। और टीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी साक्षी बने हैं सफर के, इस पहले सफर के वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली है, जिसकी शुरुआत भोपाल से हुई है। मध्य प्रदेश की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस है। सर, आपके लिए ये कितने प्राउड मोमेंट्स हैं?
ये बड़ी खुशी की बात है कि इतनी अच्छी एक नए ज़माने की नई ट्रेन रानी कमलापति से चली है। लोगों की बड़ी डिमांड थी। इतने कम समय में नई दिल्ली पहुंचने वाली ये गाड़ी बड़ी सक्सेसफुल है और बड़ी खुशी की बात है मध्य प्रदेश के निवासियों की। हम देख रहे हैं सर, लोग देखिए कितने एक्साइटेड हैं, कितनी भीड़ दोनों तरफ दिखाई दे रही है। आप जी जी जी, ये नए ज़माने की ट्रेन है। हर जगह इसका बहुत पब्लिसिटी इसकी बहुत की गई है, तो लोगों को बहुत उत्साह है लोगों में, इसलिए सब लोग बाग आए हुए इस चीज़ को देखने के लिए। तो ये दृश्य भी अपने आप में बहुत खूबसूरत हो जाता है और काफी मायने रखता है कि एक ट्रेन के लिए लोगों के मन में कितना उत्साह है। और बदलते भारत की, नए भारत की ये ट्रेन है। आप देखें, जहां तक आपकी नजरें जाएंगे आपको बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पे खड़े हुए नजर आएंगे और ट्रेन का स्वागत यहाँ पे कर रहे हैं। सर, आपसे भी मैं जरूर बात करूंगा, क्या कुछ खास यात्रियों के लिए एक्सपीरियंस इस ट्रेन में रहने वाला है? अभी तो ये शुरुआत है, जो भी हमने देखा है थ्योरेटिकल देखा है। अब जब आज गाड़ी चली है तो हम जो अनुभव करेंगे उसको, तो उसकी अनुभूति जब हम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो ट्रेन का स्टाफ है, जो ट्रेन में अटेंडेंट्स रहेंगे या जो अन्य स्टाफ है, उनको भी कुछ खास तरीके की बातें बताई गई हैं, ट्रेन किया गया है कि कैसे आपको डील करना है पैसेंजर्स के साथ। निश्चित रूप से जो पहली ये ट्रेन चली आज, तो मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। तो निश्चित रूप से जो क्रू स्टाफ है उनको भी ट्रेन किया होगा और अन्य अटेंडेंट स्टाफ, टीसी स्टाफ, सबको नई ट्रेन के बारे में, जो नए फीचर्स हैं उसके बारे में जानकारी दी होगी और सभी बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं। पब्लिक के साथ साथ रेलवे कर्मचारी भी अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस कर रहा है कि जो परिकल्पना रेलवे स्टाफ ने की थी, दूसरे विदेशों को देखते हुए, प्रगतिशील देखते, जो विकसित देश हैं उस श्रेणी में आज भारत भी उसी ओर अग्रसर है। तो पेंटिंग है आपकी, इसके जरिए क्या बताना चाहती हैं आप? मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जितनी भी चीज़ें चलाई जा रही हैं हमारे देश में, जैसे कि G20 और मेक इन इंडिया, इस सभी से हमारा देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है और इन सभी तरक्कियों को आगे लेकर जा रही है हमारी वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस की एक खास बात यह भी है कि इसके हर कोच में कैटरिंग की, यानी कि पेंट्री की सुविधा दी गई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो हॉट वाटर की व्यवस्था, यानी कि बॉइल्ड वाटर की व्यवस्था जो है वो यहाँ दी गई है। गर्म पानी यहाँ इसमें आ रहा है, ये बॉइल्ड वाटर है। उसके अलावा यहाँ पे फ्रीजर्स की जो सुविधा है वो यहाँ पे दी गई है। ये फ्रीज है, अच्छा हॉट गेज है, ओके। और हॉट गेज भी हैं, फ्रीजर्स भी हैं, ताकि जो फूड मटेरियल है वो इसमें गर्म रह सकेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप जहाँ नीचे देखेंगे तो ये डीप फ्रीजर्स है, तो यहाँ पे देखिए पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं, फ्रूटीज या कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। और जो पानी की बॉटल्स होती हैं उनको रखने के लिए यहाँ पे बॉटल कूलर भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो बेहद खास इस पूरी ट्रेन को यहाँ पर खास बना देती है। और ट्रेन का जो स्टाफ है, यानी कि जो सर्विंग स्टाफ है, वो देख सकते हैं इनकी अपनी एक खास वेशभूषा है। IRCTC का इन्होंने कैप लगाया हुआ है और आई लव इंडिया का लोगो लगाया हुआ है। आई गॉट वैक्सीनेटेड, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित स्टाफ है। और नो टिप्स प्लीज, यानी कि टिप्स भी आपको नहीं देनी है। ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में इस ट्रेन को खास बनाती हैं और जो यात्रियों का जो अनुभव है वो बेहद खास हो जाता है। किस तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है यात्रियों को सर्व करने के लिए? कुछ ट्रेनिंग मुहैया कराई गई है सर, स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी गई है कि कैसे यात्रियों से बात करना है, डील करनी है? जी बहुत प्यार से ही बात करना है। और यात्री जो हमारे हैं उनको गेस्ट, जितना भी गेस्ट है उसको खुश रखना है, सर्विस अच्छे से करना है, यही सब बताया गया है। ये है सेंसर वाला डोर, अगर आपको उस तरफ जाना है तो ये जो पूरा डोर है ये ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटेड सेंसर डोर जो है वो इसको बनाया गया है ताकि यात्रियों को किसी भी तरीके से कहीं टच ना करे और पूरी तरीके से हैंड फ्री ये सुविधा दी गई है। इसके अलावा कोच की जो सीट्स है उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे जो स्पीकर्स हैं वो लगाए गए हैं, यानी कि जो ड्राइवर है, लोको पायलट हैं और जो गार्ड है उनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। बहुत ही से बात करने की एक महत्वपूर्ण सुविधा दी गई है, एक महत्वपूर्ण सुविधा उसी के साथ किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होती है अपने लोको पायलट के साथ और गार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इमरजेंसी टॉक बैग इसे नाम दिया गया है और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप सीधे ड्राइवर के साथ या गार्ड के साथ जो है कनेक्ट हो जाएंगे और उनको सीधे अपनी बात आप बता सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है। उसके अलावा पूरी जो ट्रेन है वो वाईफाई की फैसिलिटी जो है इसमें प्रोवाइड की गई है, यानी कि अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं या इंटरनेट पर सफरिंग कर रहे हैं तो भी आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई व्यवधान
नहीं आएगा। तो सेफ्टी के भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं, हाईटेक इस ट्रेन को पूरी तरह से बनाया गया है, लार्ज विंडोज जो है वो इस पूरी ट्रेन में दी गई हैं। ये सारी खासियत है इस ट्रेन की जो इसे आम ट्रेनों से, अन्य ट्रेनों से अलग बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मील भी यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। क्या क्या दिया गया है आपको खाने में? कटलेट है, उसमें कचौड़ी है, नमकीन है, जूस है, बढ़िया है। तो ये सारी चीजें जो है वो मुहैया कराई गई हैं। तो ये सारी खासियत है और इन सब कंफर्ट को आप वंदे भारत एक्सप्रेस में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर, जिसमें हमने आपको बताई ट्रेन की सारी खूबियां, ट्रेन की लग्जरी से लेकर इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स तक और इसकी रफ्तार तक। ये सफर है नए भारत के विकास का और इसमें मध्य प्रदेश भी अब शामिल हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश की राजधानी दिल्ली तक का अब जो दूरी है वो बहुत कम हो गई है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली अब दूर नहीं और तेजी से विकास के पहियों पर अब हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस से वासु चौरे। और बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। जबलपुर के पनागर में रामनवमी पर हुए उपद्रव को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना है। वहीं साईं को लेकर कहा कि वो संत हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने देश विरोधी ताकतों को ललकारा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने रामनवमी के दिन देश के कुछ इलाकों में हुए उपद्रव को लेकर कहा कि राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना दुर्भाग्य की बात है। वहीं ये साफ कर दिया कि भारत में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना होगा। प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति रामनवमी पर फिर से पत्थर फेंकेगा। हाँ, देश में अनेक जगहों पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में पुनः पत्थर फेंके गए। ये देश का दुर्भाग्य है। धर्म विरोधियों हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं को भगवान मानने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसके लिए शंकराचार्य के बयान का हवाला दिया। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। पनागर के कार्यक्रम के बाद धीरेन्द्र शास्त्री दमोह पहुंचे। यहां नए बस स्टैंड के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जयंत मलैया, रामकृष्ण कुसमारिया और पूर्व विधायक लखन पटेल शामिल हुए। और अब बढ़ते आगे, सिटी टॉप 20 पर नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में